हेलो दोस्तों, मैं शहनाज और मैंने इससे पहले भी वीडियो डाली थी अपनी, जिसमें मैंने बताया था कि हम साथ मिलकर तैयारी करेंगे। तो आज मैं सबसे पहले जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो अगर किसी के पास ये बुक हो ओपी गाबा की, तो प्लीज़ आप इसको भी लेकर के बैठिए। आज थोड़ा सा मतलब हम इंट्रोडक्शन इसका स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे पढ़ेंगे यहाँ पर। आई होप आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें। चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें अभी आप यहाँ देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थॉट्स। तो पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में आज इसके अंदर हम बात करेंगे। और जैसे कि बुक का नाम ही है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर जो ये थॉट शब्द लिखा हुआ है, ये थॉट इसका क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरीके से ये थॉट जो है आया, कैसे मतलब हमने इसको पॉलिटिक्स के अंदर ला करके लिखा, ये हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि इंसान जो है शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचता है, विचार ला उसके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ अलग अलग विचार आते रहते हैं। तो इसी तरीके से ये कोई आज की बात तो नहीं है कि विचार आज ही आना स्टार्ट हुए हैं, ये विचार बहुत पहले से आ रहे हैं। तो एंशियंट टाइम से ही जो मानव है, जो ह्यूमन है, उसके अंदर कुछ ना कुछ विचार आते रहते हैं। और कुछ इंसान होते हैं जो उन विचारों को अपने तक रखते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे राइटर्स अभी हम पढ़ेंगे इसमें आगे कि जिन्होंने उन विचारों को दुनिया भर में फैलाया, जिसकी वजह से आज हम समझ सकते हैं कि इक्वलिटी क्या है, फ्रीडम क्या है, और गवर्नमेंट की पावर्स क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। ये सब हमें पॉलिटिकल साइंस के थॉट्स पढ़ने के बाद ही मतलब ये सारी चीज़ें हमें पता चली हैं। तो डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर, कि गवर्नमेंट का जो तरीका है काम करने का, वो कैसे आया, तो ये इन्हीं थॉट से लेकर के आया। देखिए, तो हम सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है पहले, नेचर ऑफ पॉलिटिकल थॉट। Philosophers suggest the intellectual have reflected since ancient times on problem of universe, including those of human life and society. अब एंशियंट टाइम से ही जो फिलोसफर्स हैं, जो अपने विचार प्रकट करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, तो वो फिलोसफर्स एंशियंट टाइम से ही यूनिवर्स या फिर ह्यूमन लाइफ में होने वाली जो भी प्रॉब्लम्स है, सोसाइटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको लिखा करते थे। और उसको लिखने का जो पर्पस था वो क्या था, ताकि आगे आने वाला इंसान समझ सके कि किस तरीके से सोसाइटी बनाई जाएगी और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स ह्यूमन की लाइफ में आती है, और एक सोसाइटी कैसी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। द ऑब्जर्वेशन फोकस ऑन ह्यूमन नेचर। अब जो पॉलिटिकल थॉट है उसके अंदर हम किसके ऊपर फोकस करते हैं, ह्यूमन नेचर के बारे में फोकस करते हैं। अब ह्यूमन नेचर कैसा होता है, कुछ लोगों का जो नेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सोचने वाले होते हैं, तर्क करने वाले होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डर के अंदर जीते हैं, तर्क नहीं करते हैं, मतलब वो क्वेश्चन नहीं पूछते कि उनके ऊपर जो राजा है या जो गवर्नमेंट है वो राज कर रही है, वो सही कर रही है नहीं कर रही है, वो सीधा अपनी लाइफ को जीते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो क्वेश्चंस करते हैं। ह्यूमन प्रिडाइसमेंट, ह्यूमन इग्निटी, जो इंसान है उसका जीवन जीने का तरीका क्या होना चाहिए, उसकी जो मतलब उसका रहने का तरीका क्या होना चाहिए इंसान का, कि कहीं वो सिर्फ और सिर्फ किसी का गुलाम बन के तो नहीं रह रहा है। अगर वो रह रहा है तो उसको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। अचीव ह्यूमन इमेंसिपेशन एंड ह्यूमन प्रोग्रेस, और हमेशा इन्होंने बात करी है कि ह्यूमन की प्रोग्रेस कैसे होनी चाहिए। जैसे कि हम देख सकते हैं कि पहले क्या होता था, राजा का टाइम होता था, और राजा के टाइम में जो है राजा अपनी मर्जी चलाता था सबके ऊपर, राजा जो कहता था लोगों को वही मानना पड़ता था। तो ये जो पॉलिटिकल थॉट्स है इसके अंदर हम यही पढ़ेंगे कि जो राजा है, एक जो इंसान था, उसको इतनी ज़्यादा पावर्स दे दी गई थी। तो वहाँ से लेकर कर अब जो गवर्नमेंट है और जो डेमोक्रेसी है, ये सफ़र हमने कैसे तय करा। धीरे धीरे पॉलिटिकल थॉट्स लोगों ने पढ़ा और उसको समझा, थिंकर्स ने समझाया, अपनी आवाज़ उन्होंने मतलब किताबों के थ्रू लोगों तक पहुँचाई। These reflection from forms of rich heritage or social thought, the encompasses economic and political thought. अब धीरे धीरे जो उनके आइडियाज़ थे वो धीरे धीरे आगे फैलते गए एक पॉलिटिकल थॉट की तरह, जिसमें उन्होंने
समाज को लेकर के बात करी। टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ पॉलिटिकल थॉट इट इज़ इसेंशियल टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ पॉलिटिकल। हमें पॉलिटिकल थॉट को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि जो पॉलिटिकल है, जो पॉलिटिक्स है, उसका नेचर क्या होना चाहिए। अब जो पॉलिटिक्स है उसके नेचर में कॉमन सी बात हम यहाँ ये कहेंगे कि पॉलिटिक्स हमेशा पावर के बारे में बात करती है ना। और वो पावर किसके हाथ में होगी, ये हम किसके अंदर पढ़ते हैं, पॉलिटिकल के अंदर पढ़ते हैं कि पावर किसी एक इंसान के हाथ में होगी या वो पावर बहुत सारे लोगों के हाथ में होगी। देन द मस्ट इंक्वायर इनटू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थॉट्स कंसर्निंग द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ आवर सोशल लाइफ। अब जो पॉलिटिकल थॉट्स है इसके अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इंसान का नेचर क्या है, उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको एक थॉट की तरह क्या करा राइटर्स ने अपनी बुक में लिखा और आगे चल के वो बहुत हेल्पफुल हुई एक सोशल लाइफ का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। सबसे पहला यहाँ पे आता है व्हाट इज़ पॉलिटिकल। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स द होल कम्युनिटी इट टेक्स द कैरेक्टर ऑफ पॉलिटी। जो पॉलिटिकल है उसका मतलब क्या होता है, जब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स द होल कम्युनिटी, जब होल कम्युनिटी के ऊपर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन उसको चलाने लगे तो इट इज़ द कैरेक्टर ऑफ पॉलिटी। अब जैसे जब हम लोग स्टार्टिंग में अर्ली टाइम पे जब हम लोगों ने ना तो कोई कंट्री बनाई थी और ना ही कोई स्टेट का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, तब क्या हुआ करता था कि कुछ लोग साथ में रहा करते थे, जो आदि मानव टाइम की बात है। तो वहाँ पे हम क्या देखते थे कि जो पावरफुल होता था वो कमज़ोर लोगों पर क्या करता था, राज करता था, और जो कमज़ोर इंसान होता था वो पावरफुल से हमेशा डरता था। तो ये जो पावर का कॉन्सेप्ट है ना, वो इंसान का अभी से नहीं आया है, वो बहुत पहले से ही आया हुआ है पावर का कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम हमेशा से ही जो ज़्यादा पावरफुल होता है उसकी बात मानते हैं। लेकिन यहाँ पे हम आज के समय से अगर बात करें तो हम क्या देखेंगे कि इंसानों के ग्रुप ने मिलकर, एक कम्युनिटी ने मिलकर के अपनी सिक्योरिटी का जिम्मा किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया। जैसे कि मानो कि अब मैं पढ़ भी रही हूँ, अपना काम भी कर रही हूँ, लेकिन मेरी सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है। तो मैं क्या सोचूंगी, मैं लोगों से बात करूंगी और मैं कहूँगी कि क्यों ना हम किसी ऐसे ग्रुप को बनाते हैं, किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं जो हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले, जिस जगह पे हम रह रहे हैं उसकी प्रोग्रेस की जिम्मेदारी ले। तो यहाँ से क्या होता है कि एक कम्युनिटी बनती है। अब वो कम्युनिटी किसी ऑर्गेनाइजेशन को चुनती है और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, उस कम्युनिटी के अंदर रहने वाले लोगों की सुरक्षा करता है और जो कम्युनिटी है उसकी प्रोग्रेस के लिए काम करता है। अब इसको कंपेयर करो आज के टाइम से, तो हम क्या देखेंगे कि हम जो पूरी कंट्री के लोग हैं, इंडिया की कंट्री के लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो एक तरीके से एक कम्युनिटी है और वो एक ऑर्गेनाइजेशन को चुनते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया, जो हमारी गवर्नमेंट है। अब हम क्या करते हैं, कम्युनिटी चुनेगी और ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए काम करेगा। वो देखेगा कि हमारे को मतलब देश के अंदर सेफ्टी कैसी है और एजुकेशन कैसी है। तो जो भी चीज़ें हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड कराने का काम ऑर्गेनाइजेशन का होगा और उस ऑर्गेनाइजेशन को ये अथॉरिटी देना कि आप हमारे लिए फैसले ले सकते हो, वो अथॉरिटी देने का काम किसका होता है, कम्युनिटी का। तो पॉलिटी के अंदर किसके बारे में हम बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस की और कम्युनिटी की बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके की गवर्नमेंट हो गई और जो कम्युनिटी है वो एक तरीके का उस कंट्री के लोग हो गए। तो इसमें दो ही कैरेक्टर की बात करते हैं। पॉलिटी डिनोट्स एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर रूलर्स आर मेड, डिसीजंस आर टेकन। अब जो पॉलिटी है, पॉलिटी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया, जो रूलर्स बने हुए हैं, रूलर्स आते हैं इसके अंदर, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और वो रूलर्स क्या करते हैं, वो डिसीजंस लेते हैं किसके लिए, एंटायर कम्युनिटी के लिए, और इसी को क्या कहते हैं, अथॉरिटी। तो अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया, जब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उस ऑर्गेनाइजेशन को हमने क्या काम दिया, डिसीज़न लेने का काम दिया कि वो कम्युनिटी के लिए जो है डिसीज़न ले पाएगी। तो यही आगे चल के उसी को क्या कहते हैं, हम अथॉरिटी कहते हैं। अब देखिए, मैं स्टार्ट कराने को सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि हम साथ में मिलके पढ़ेंगे, तो हम सबसे पहले जो है सीधा थिंकर के बारे में पढ़ सकते थे, लेकिन हमें जो है बैकग्राउंड पता होना चाहिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि किस बेस पे पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है उसके थॉट कैसे बने हुए हैं। और मैं बार बार कहूँगी, प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़िए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं भी
बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के मतलब यहाँ पर आई हूँ और बहुत उम्मीद के साथ आई हूँ। आई होप आप सब भी बहुत ही उम्मीद के साथ यूट्यूब पर आते हैं पढ़ने के लिए। तो मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ, तो बट आपसे मेरे को एक ही चीज़ चाहिए, वो है सिर्फ आपका सपोर्ट। अच्छा, आप टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि बहुत कम टाइम है, इसके बाद मुझे कोचिंग क्लास भी लेनी है अपनी। चलो, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, शेल्डन एस Wallin in Politics and Vision describe the political as unique concerned with what is common to the whole community। अब ये जो थिंकर है, इन्होंने पॉलिटिकल का सीधा संबंध किससे जोड़ा है कि पॉलिटिकल का मतलब होता है कॉमननेस को देखना, कि पूरी कम्युनिटी के अंदर कौन सी चीज़ कॉमन है उसको देखना। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम इंडिया के अंदर रह रहे हैं, तो हमारी जो सरकार है उसका काम क्या है, उसका काम ये है कि लोगों को कॉमन रूप से एक जैसा मान के चलना। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल के अंदर मेन चीज़ जो है वो क्या है, एक तरीके से इक्वलिटी है। ठीक है, उसके बाद फंक्शन सच एज नेशनल डिफेंस, इंटरनल ऑर्डर। अब इसके अंदर फंक्शंस कौन कौन से आते हैं कि जो कम्युनिटी है, अब कम्युनिटी आगे चल के नेशन के रूप में बदली है, तो उसका डिफेंस सिस्टम कैसा होगा, अब उसका जो इंटरनल ऑर्डर है कैसा होगा, इकोनॉमिक रेगुलेशन उसके अंदर कैसे होगी, आर प्राइमरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की सबसे बड़ी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जिस भी देश को रेगुलेट कर रहा है उसमें ये सारी चीज़ें कैसे संभालेगा, कि वहाँ की सुरक्षा कैसी होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर कैसा होना चाहिए। द पॉलिटी और स्टेट्स होल्ड अ यूनिक पोजीशन अमंग सोशल इंस्टीट्यूशन। अब जो पॉलिटी है, पॉलिटी का मतलब क्या होता है, ये ग्रीक शब्द है जो कि पॉलिश शब्द से आया है। अब ग्रीक के अंदर क्या होता था कि छोटे छोटे नगर और राज्य होते थे, ज्योग्राफिकली वो अलग अलग होते थे राज्य, लेकिन वो साथ में मिलकर रहा करते थे। अब जो ग्रीक है, मतलब ये जो पॉलिश शब्द है, पॉलिटी शब्द है, वो पॉलिश से आया है और इसका मतलब होता है कि ग्रीक के छोटे छोटे नगर और राज्य, अब वो नगर और राज्य ज्योग्राफिकली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर थे और उसकी जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए उसको उन्होंने किस में बदल दिया, एक स्टेट के रूप में बदल दिया, कि मतलब वो पूरा एरिया अब एक स्टेट कहलाएगा। पहले वो छोटे छोटे अलग अलग एरियाज़ थे, लेकिन उनको जोड़ के एक स्टेट बना दिया गया और उस स्टेट का एक ऑर्गेनाइजेशन चुना, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट, और उस गवर्नमेंट के अंडर में क्या आएंगे, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस आएंगे। ठीक है, जैसे इंडिया के इंस्टीट्यूशन के अंदर हम बात करते हैं तो जुडिशरी का अपना अलग काम है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव का अपना अलग काम है। द टर्म पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉलिस। अभी मैंने कहा कि जो पॉलिटी है या पॉलिटिक्स है या पॉलिटिकल है, इसका ये शब्द कहाँ से आया है, ये पॉलिस से आया है। और एंशियंट ग्रीक सिटी स्टेट, एंशियंट टाइम में ग्रीक के अंदर अलग अलग छोटे छोटे स्टेट होते थे, वहीं से आया है। ग्रीक सिटीज स्टेट्स और वेरी स्मॉल जियोग्राफिकली सेपरेटेड कम्युनिटीज़। अब ये क्या थे, अलग अलग कम्युनिटीज़ थी तो सेपरेटेड थी, मतलब बीच में जंगल भी थे, जियोग्राफिकली वो अलग थे एक दूसरे से। अब इनको क्या करा इन्होंने, विद द कॉम्पैक्ट सोशल लाइफ एंड कल्चर, और उनका अपना अलग अलग मतलब जो है कल्चर भी था। वर इंस्टीट्यूशन एक्टिविटीज़ वर इंटरकनेक्टेड, और वो अलग अलग बेशक से रहते थे बट उनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो एक जैसी थी। तो मतलब अलग अलग छोटी छोटी जगह, मतलब छोटे छोटे उनके छोटे छोटे शहर से मान लो, तो उन्होंने क्या करा, उन सबको मिला के एक कर दिया। अब वो क्यों कर पाए, क्योंकि उनका जो एक्टिविटीज़ थी वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थी। तो इस तरीके से ही कोई स्टेट का फॉर्मेशन होता है कि वो अलग अलग रूप से ज्योग्राफिकली तो अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका एक दूसरे के साथ कोई ना कोई इंटरकनेक्शन होता है। तो यहाँ से जो फॉर्मेशन होता है वो किसका होता है, स्टेट का होता है। अब उस स्टेट को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की। अब वो ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या होना चाहिए, अथॉरिटी। अब मैंने बताया था अथॉरिटी किस चीज़ से मिलकर बनती है, पावर से मिलती है, कि वो हमारे लिए डिसीजन ले सकते हैं। अच्छा, इन मॉडर्न सोसाइटी द स्कोप ऑफ पॉलिटिक्स इज़ नैरो, डिस्टिंग्विश बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट। लेकिन आज मॉडर्न सोसाइटी के अंदर, आज के अंदर अगर हम बात करें तो ये क्या कह रहा है, द स्कोप ऑफ पॉलिटिक्स इज़ नैरो, डिस्टिंग्विश बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट स्फेयर। आज के टाइम पे अगर मॉडर्न टाइम पे बात करें तो स्टेट जो है दो तरीके से बटा हुआ है। अब जैसे
कुछ चीज़ें पब्लिक है, कुछ चीज़ें जो है प्राइवेट है। अब जैसे हॉस्पिटल्स भी है, अब सिर्फ और सिर्फ पब्लिक हॉस्पिटल्स इंडिया के अंदर नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी है। तो अब जो सरकार का काम है, मतलब जो अथॉरिटी हमने, जो ऑर्गेनाइजेशन हमने चुना है, उसका काम डबल हो चुका है। अब उसको पब्लिक चीज़ों को देखना भी है, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है या प्राइवेट चीज़ें चलाई जा रही है, उसके ऊपर भी उसको देखना है कि वो किस तरीके से चला रहे हैं, कहीं वो कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जिससे कि एक स्टेट है उसके लोगों को कोई हार्म हो सके। Areas like faith and worship, education, art and culture generally fall outside the political sphere unless regulated to maintain public order and safety। ये क्या कह रहे हैं, जैसे फेथ और वर्शिप और एजुकेशन, आर्ट एंड कल्चर, इन सब चीज़ों को जो है किससे अलग रखा गया है, पॉलिटिकल स्फीयर से अलग रखा गया है। अभी कितनी बड़ी बात है कि एक राज्य है, उस राज्य की सुरक्षा का जिम्मा जो है किसके हाथ में आता है, सरकार के हाथ में आता है। लेकिन उस राज्य के जो लोग हैं उनका विश्वास, फेथ ऑफ वर्शिप, वो किस तरीके के भगवान में विश्वास रखते हैं, ये तय करने वाला वहाँ का राजा या फिर वहाँ का जो लीडर है वो नहीं होना चाहिए। और जो एजुकेशन है, किसी को कितनी एजुकेशन लेनी चाहिए वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि वहाँ के राजा या फिर क्या बोलते हैं वहाँ की अथॉरिटी जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर। कि एजुकेशन, आर्ट, कल्चर, मतलब इन चीज़ों को कभी भी जो है ये इसके अंदर नहीं रखा गया है, पॉलिटिकल स्फीयर से बाहर ही रखा गया है। ठीक है, कि हम अपनी मर्जी से अपना विश्वास किसी भी धर्म पर बना सकते हैं, एजुकेशन में हम अपनी मर्जी से पढ़ाई कर सकते हैं जितना भी हम चाहे, आर्ट एंड कल्चर, ये सारी चीज़ें। एन इम्पॉर्टेंट मॉडर्न कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिटिकल इज़ इट कंसर्न विद द यूज़ ऑफ पावर। इसलिए अगर हम पॉलिटिकल शब्द की बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड है, पावर से रिलेटेड है। इन पॉलिटिकल कंटेक्स्ट पावर इज अंडरस्टूड एज द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन एजेंसी टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल अदर ह्यूमन बींग्स। अब ये जो पॉलिटिकल पावर है वो हर किसी को तो नहीं मिल सकती, सिर्फ उसी इंसान को मिल सकती है जो बहुत ही वाइजेस्ट पर्सन हो, बहुत बुद्धिमान इंसान हो। क्योंकि वो क्या करेगा, वो जो पावर जिसके हाथ में आएगी वो ह्यूमन एजेंसीज और अदर ह्यूमंस को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो ये पावर जो है वो किसी आम इंसान के हाथ में नहीं जाती है, वो जब भी जाती है पावर हमेशा पावरफुल इंसान को ही चुनती है। However, power alone is one-sided effect and stable power often takes from the authority which includes legitimacy। हाँ, अब ये कह रहा है कि अगर पावर किसी एक हाथ के अंदर आ जाती है तो इसका इफेक्ट हो सकता है कि वो मनमानी करने लग जाए। लेजिटिमेसी इज कैपेसिटी टू सिक्योर विलिंग ओबीडियंस विदाउट फोर्स। अब जो लेजिटिमेसी है इसका मतलब क्या है कि जो भी अथॉरिटी जो भी अथॉरिटी है जिसके हाथ में पावर है वो इंसान हमारे ऊपर ज़बरदस्ती तो चीज़ों को नहीं थोप रहा है। हमने तो सिर्फ उसको किस लिए चुना था, अपनी सिक्योरिटी करने के लिए चुना था। लेकिन अगर उसने कोई ऐसा रूल बना दिया जिससे कि हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, उसके रूल बनाने की वजह से हमें प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है, ऐसा कुछ रूल नहीं होना चाहिए। फोर्स और सैंक्शन आर यूज्ड ओनली व्हेन लेजिटिमेसी फेल्स। अब देखो ये क्या कह रहा है कि जो फोर्स है, कोई भी ताकत अपनी तब दिखाता है जब वहाँ पर लेजिटिमेसी जो है फेल हो जाती है। ठीक है, जब कोई करप्ट हो जाता है ना तो वहाँ पे क्या होता है, वो अपनी ताकत को दिखाने लगता है। लेकिन उसके लिए हमने पढ़ा है कि डेमोक्रेसी जैसा कॉन्सेप्ट है जिन देशों में, जैसे इंडिया के अंदर, तो हमारे पास पूरा अधिकार है कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन या उस अथॉरिटी से सारी पावर्स को ले लें। अथॉरिटी एंश्योर सोशल कंसेप्टेंस एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल पॉलिसीज़ एंड डिसीजन। जो अथॉरिटी है वो क्या देती है, इंश्योर करती है कि सोशली उस चीज़ को माने लोग, जो भी अथॉरिटी ने फैसला लिया है उसको लोग माने। ठीक है, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है इफ़ेक्टिव रूप से होना, अच्छे तरीके से होना चाहिए। रूलर्स पॉलिसीज़ एंड डिसीजन अच्छे तरीके से बनाने चाहिए। किसको बनाने चाहिए, अथॉरिटी को। अगर लोग उसको नहीं मान रहे, ठीक है, तो इसका मतलब उस अथॉरिटी की जो लेजिटिमेसी है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, उसकी वैधानिकता ख़त्म हो रही है। लोगों के अंदर उस अथॉरिटी को लेकर के जो इंटरेस्ट है, जो विश्वास है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। और जब किसी अथॉरिटी की लेजिटिमेसी ख़त्म हो जाती है तो वो क्या करने लगता है, वो फोर्स का इस्तेमाल करने लग जाता है, अपनी मनमानी करने लगता है। अब अथॉरिटी का मतलब इन्होंने क्या बताया, पावर प्लस लेजिटिमेसी। पावर का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू फोर्स टू मेक अदर ओबे कमांड्स। पावर का मतलब
पावर का मतलब होता है पॉजिटिव वे में, यहाँ पे पावर भी नेगेटिव और पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव मतलब कि हम अपनी बातों से या हमारा जो फैसला है वो इस तरीके का होना चाहिए कि सामने वाला बंदा उसको मान ले। लेजिटिमेसी क्या होता है? क्वालिटी टू बीइंग कंसीडर्ड लॉफुल और राइट अकॉर्डिंग टू मोरालिटी। लेजिटिमेसी का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो मोरली अच्छी हो, जो समाज के अंदर कॉमन या फिर कॉमननेस की फीलिंग को बरकरार रखे और जो सोशल जस्टिस करे। तो लेजिटिमेसी का मतलब क्या होता है कि ऐसे ऐसे लेजिटिमेसी का मतलब होता है ऐसी क्वालिटी या ऐसे लॉ जिसके अंदर मोरालिटी होनी चाहिए, कॉमननेस की फीलिंग होनी चाहिए लोगों के बीच में और सोशल जस्टिस होना चाहिए। ठीक है, हमें लेजिटिमेसी हर सरकार को बरकरार रखनी चाहिए। लेजिटिमेसी, अगर किसी सरकार के अंदर लेजिटिमेसी नहीं है तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो देश है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें गलत होने लगती है। लोग एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर सकते हैं, अब चाहे वो धर्म के आधार पे हो, जाति के आधार पे हो। तो किसी भी गवर्नमेंट के अंदर लेजिटिमेसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लेजिटिमेसी किस चीज़ से आती है? उसके कानून बनाने के तरीके से, या फिर वो जिस तरीके से फैसले लेता है। अगर उसके फैसले से लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। व्हाट इज़ पॉलिटिकल थॉट? द ऑब्जर्वेशन। अच्छा, अब पॉलिटिकल थॉट क्या है? ये तो हमने सिर्फ ऊपर ऊपर की बात करी है। अब ये पॉलिटिकल थॉट क्या है? द ऑब्जर्वेशन ऑफ डिस्टिंग्विश थिंकर एंड फिलोसोफर रिगार्डिंग द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ लार्जली कॉन्स्टिट्यूएट पॉलिटिकल थॉट्स। पॉलिटिकल थॉट्स क्या है? कुछ लोगों की ऑब्जर्वेशन है, कुछ महान लोगों की ऑब्जर्वेशन है, और वो ऑब्जर्वेशन किससे रिलेटेड है? ऐसे थिंकर्स की ऑब्जर्वेशंस हैं कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या होना चाहिए, जो राजनीति है वो किस तरीके से होना चाहिए, और सोशल लाइफ से रिलेटेड उनके विचार जितने भी हैं वो क्या है? पॉलिटिकल थॉट कहलाएंगे। पॉलिटिकल थॉट इंक्लूड्स की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल थॉट सच एज ह्यूमन नेचर, ह्यूमन प्रेडाइसमेंट, ह्यूमन इग्निटी एंड पाथ टू ह्यूमन इमेंसिपेशन एंड प्रोग्रेस। अब जो पॉलिटिकल थॉट है इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं? ह्यूमन के नेचर के बारे में पढ़ते हैं, स्टेट के नेचर के बारे में भी पढ़ते हैं, ह्यूमन की जो माइंड की ग्रोथ है उसके बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन की समझ के बारे में पढ़ते हैं। इट फोकस टू द यूज़ ऑफ पावर टू रियलाइज विजन ऑफ आइडियाज सोशल ऑर्डर इन प्रैक्टिकल। ये बात करता है पावर की, ठीक है, और जिसके हाथ में पावर है उसकी विज़न की भी बात करता है कि जैसे हमने किसी लीडर को चुना तो हम उसको पावर दे रहे हैं, लेकिन वो पावर का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, उसका विज़न क्या है, और उसका विज़न अगर सही है तो उसकी अच्छाई बता देते थे थिंकर्स, और अगर उसका विज़न बेकार है तो उसकी बुराई बता के वो ये भी बताते थे कि उनका विज़न कैसा होना चाहिए। इसीलिए जो प्लेटो थे वो ग्रेट थिंकर थे, है ना, तो उन्होंने अपनी किताब के अंदर ये बताया कि एक राजा को कैसा होना चाहिए। अमंग वेरियस फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल स्टडी, पॉलिटिकल फिलोसफर और पॉलिटिकल थॉट इज़ डिस्टिंग्विश बाय क्रिटिकल फंक्शन। अब जो पॉलिटिकल स्टडी है हम इसको दो तरीके से बांटते हैं। एक मतलब पॉलिटिकल स्टडी को हम कैसे करते हैं? एक तो पॉलिटिकल फिलॉसफी या फिर दूसरा नाम पॉलिटिकल थॉट है। तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने से पहले ना हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल थॉट जो आए थे वो कैसे आए थे, क्योंकि आज हम देख तो रहे हैं कि गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है और अलग अलग पार्ट्स है गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट है, तो ये लेकिन ये आए कैसे, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। According to a dictionary of political analysis, political thought is the area of political philosophy concerned with studying the ideas and systems of influential thinkers। अब ये देखो, according to political dictionary ये कहता है कि जो political thought है, political thoughts क्या है? बहुत सारे philosophers के विचार हैं जो भी उन्होंने अपने विचार मतलब जो उनके माइंड में विचार आए, और वो विचार किससे रिलेटेड? जो समाज है उससे रिलेटेड, जो सरकार है उससे रिलेटेड। और उन्होंने क्या करा, उन सभी चीज़ों के ऊपर मतलब एक किताब लिख दी जिससे कि आगे चल के लोग का जो दिमाग है वो डेवलप हो सके, और आज वो स्टडी का भी हिस्सा है हमारे। उसके बाद क्या है? पॉलिटिकल थॉट सर्व एज अ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। अब जो पॉलिटिकल थॉट है, थॉट का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमारे पास थॉट आएगा जब भी तो हम फिलोसफी कर पाएंगे। तो पॉलिटिकल थॉट क्या है? पॉलिटिकल थॉट एक बेस तैयार करता है पॉलिटिकल फिलॉसफी का। अगर किसी इंसान को यही नहीं पता कि समानता क्या है ना, तो वो कैसे उस चीज़ को एक्सप्लेन करेगा? उसका बैकग्राउंड ही नहीं पता उसको। जैसे अब जो हम लोग जो है यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आगे चल के पीएचडी करेंगे तो उसके अंदर क्या है, फिलॉसफी कैसे कर पाएंगे, या फिर हम कॉलेज में जाएंगे तो अपने लेक्चर कैसे दे पाएंगे?
हमें बच्चे को पहले समझाना होगा ना कि भाई जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था वो क्या था, किस बेसिस पे उन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी। अच्छा, अब देखिए ये मैं कल से तो फ़ोटो खींच के पीडीएफ बना के पढ़ाऊँ, मतलब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अब ये वाला है, इसके अंदर है नहीं, तो आज हमने बस ये पॉलिटिकल थॉट और यही करा है, आगे का तो है ही नहीं। देखिए आगे जो है ना, ये व्हाट इज़ हर्मेनेटिक्स, यहाँ पे आप देखिए व्हाट इज़ हर्मेनेटिक्स। तो ये क्या था, मैं इसमें से थोड़ा सा बता देती हूँ। आप लोग ना प्लीज़, आपके पास बुक हो ना ओपी गाबा की, तो दिसंबर में जो तैयारी करने जा रहे हैं ना उनसे रिक्वेस्ट है कि ये वाली बुक प्लीज़ ज़रूर पढ़ना। तो इसमें क्या है, हर्मेनेटिक्स के बारे में कहा हुआ है इन्होंने कि हर्मेनेटिक्स क्या है। तो हर्मेनेटिक्स एक तरीके से एक, जैसे हमारे इंडिया के अंदर जितने भी देवी देवता है या फिर जो मुस्लिम्स हैं, तो उसमें एक मैसेंजर होता है ना। अब वो मैसेंजर क्या करता है, कहते हैं ऊपर वाले का संदेश लेकर के आता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये जो हर्मेनेटिक्स की बात करी हुई है, ये बना हुआ है हम्स शब्द से बना हुआ है, जिसका ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर मतलब होता है विंग्ड मैसेंजर। ये एक ऐसा मैसेंजर माना जाता है जिसके पंख, मतलब जिसके पर होते हैं, और वो क्या करता है, वो भगवान के मैसेजेस को ह्यूमन तक पहुंचाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है ह्यूमन पे कि वो उस चीज़ को क्या समझता है, क्योंकि जो ये हर्मेनेटिक्स है, इनका जो मैसेज देने का तरीका है ना, वो बहुत ही टिकलिश फॉर्म में है। टिकलिश फॉर्म का मतलब बहुत ही पेचीदा, जो हर किसी को समझ नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें जो विजडम वाला इंसान होगा, जो बहुत ही वाइजेस्ट पर्सन होगा, वो इस बात को समझ जाएगा कि भगवान का क्या कहने का मतलब है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये बात बहुत समय लग गया समझने में कि जो राजा होता है, राजा जो भी फैसला ले वो ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, ठीक है। वो फैसला गलत भी ले सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सिर्फ राजा है वो, और राजा की तुलना एक भगवान से कर दी कि मतलब भगवान की परछाई है वो, ठीक है। तो उस आधार पे बहुत सारे लोगों ने क्या करा, राजा की बातों को मानना बहुत ज़्यादा चालू कर दिया। राजा ने छोटे छोटे मतलब क्राइम्स के लिए लोगों की जान ली। ऐसे बहुत सारे हम देखते हैं ना कि हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी सजाएं हैं। तो यहाँ पे क्या समझाना चाह रहे हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, तर्क करते हैं, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान ने जो हमें इस अर्थ पे भेजा है, तो हमारी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ किसी की बात मानने के लिए तो नहीं भेजा कि कोई एक इंसान आएगा और वो हमारे ऊपर हुकूमत करेगा, राज करेगा और हम उसकी बात मानेंगे। तो भगवान ने हमें इसलिए तो नहीं भेजा ना, क्योंकि वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। जो उसके फीचर्स हैं वही फीचर्स हमारे भी है, लेकिन थोड़ा फ़र्क हो सकता है कि उसका जो विजडम है और जो हमारा विजडम है वो दोनों अलग अलग है। तो हर्मेनेटिक्स के अंदर यही समझाया गया है, मतलब ये जो टॉपिक है आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें यही बताया गया है कि ऊपर वाले की तरफ से सबको मैसेज मिलता है, लेकिन वो मैसेज ना बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अब जो लोग समझ पाते हैं उनकी किताबें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, थिंकर्स की किताबें हम पढ़ रहे हैं, और शायद उनकी समझ के कारण ही आज हम देख पा रहे हैं कि जो जस्टिस है, जस्टिस हो पा रहा है, ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, ठीक, लड़का लड़की के अंदर कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम क्यों जान पा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के अंदर वो विजडम था और उन्होंने सही मतलब समझा कि इंसान अगर पृथ्वी पर आया है तो वो कोई ऐसे किसी की हुकूमत को मानने के लिए नहीं आया है, वो कुछ ना कुछ सीखने के लिए आया है, कुछ नया करने के लिए आया है ना। तब जा कर के ये राजा का सिस्टम गया, और उसके बाद जो पावर है किसी एक हाथ से ले करके औरों के हाथ में भी दी गई। पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट भी वहीं से ही आया। अगर ये लोग नहीं पहल करते तो शायद ही कॉन्सेप्ट आता ही नहीं, ठीक है। देखो, लेकिन इसमें एक और बात लिखी हुई है, कहाँ गया, मैंने पढ़ा था, His listeners were required to interpret the meaning of significance of his message according to their own wisdom। ये कह रहा है कि जो हर्मेनेटिक्स है ये अपना मैसेज तो देते थे, लेकिन इंसान इसको अलग अलग तरीके से इनके मैसेजेस को लेता था, क्योंकि उनका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है चीज़ों को समझने का, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला टॉपिक आपको पढ़ना, अभी तो मेरी क्लास का टाइम हो चुका है, तो अब मैं शाम को जब भी पढ़ूंगी ना तो हम इससे आगे का पढ़ेंगे, मतलब
कि पॉलिटिकल थॉट्स जो भी बने, अब हम प्लेटो के थॉट पढ़ेंगे तो वो क्यों बने थे, क्या थे, तो ये बेसिक बहुत ज़रूरी है, आप लोग भी ना इसको पढ़ना। और आगे ना हम जो है अगली क्लास में मतलब आप लोग हम सब मिलकर रिवीजन करेंगे। और दोस्तों अगर आपको सही लगा हो तो प्लीज़ मुझे बताना, और हम साथ मिलके, जैसा मैंने सोचा था कि हम साथ मिलके प्रिपरेशन करेंगे और फिर उसके बाद बताएंगे किसका होता है नेट JRF, कौन सिलेक्ट होता है। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, और प्लीज़ मेरी वीडियो को देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।